गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी कोई नया है क्या? और कोई? एक दो। ठीक है। कल हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का टॉपिक हम कर रहे थे। हमारा पहला टॉपिक जो हमने सिलेबस का स्टार्ट किया था AS2, उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें अभी तक बताई थी। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले हमने इस AS में समझा था कि इन्वेंट्री एग्जैक्टली होता क्या है। इन्वेंट्री कितने टाइप का या सब टाइप का होता है? तीन। कौन कौन सी? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और WIP। रॉ मटेरियल आपका वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तीन कैटेगरी हमने बनाई। ये तीन कैटेगरी के हिसाब से ही वैल्यूएशन हम करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हमने पढ़नी शुरू की थी, वो था फिनिश गुड्स, और इसी के साथ में हमने WIP को भी कवर अप कर लिया था। इनके वैल्यूएशन का क्या रूल AS ने बताया है? या तो आपको देखनी पड़ेगी कॉस्ट या फिर NRV। कॉस्ट का मतलब क्या? वो खर्चा जो लग चुका है या वो खर्चा जो लगेगा। एज ऑन 31 मार्च क्या खर्चा आ चुका है उसी को कॉस्ट बोला जाता है। और NRV का मतलब क्या था? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या आपके सेलिंग प्राइस के बराबर होती है? क्या मैं सेलिंग प्राइस को या फेयर मार्केट वैल्यू को NRV बोल सकता हूं? नहीं। बेसिकली ये तो वो भाव है जिसमें बिकने की उम्मीद है। बेचने के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है, वो माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसको हमने क्या नाम दिया था? NRV। और एक और मुद्दा कल हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि जब आपके पास अलग अलग टाइप के स्टॉक्स होते हैं, एक कंपनी के पास कपड़े भी बेच रही है, जूते भी बेच रही है, AC पंखे भी बेच रही है, तो क्या वो कॉस्ट और NRV कंपैरिजन सभी का टोटल करके करेगी या आइटम बाय आइटम करेगी? ये भी हमने कल डिस्कस किया था। इतना काम हमारा हो गया था। कल मैंने आपको तीन चार जो भी एग्जाम्पल करवाए, उन सब में आपको कॉस्ट मैंने लिख के दे दी थी कि ये कॉस्ट लगी है। हमारा आज का जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो यही है कि ये कॉस्ट मैंने तो आपको एग्जाम्पल में लिख के दे दी, बट इमेजिन कीजिए आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पे आपको ये रोल दिया गया है कि आपको इन्वेंट्री वैल्यू करनी है। तो कोई लिख के थोड़ी देके जाएगा कॉस्ट, कोई बता के जाएगा कॉस्ट कि भाई ये कॉस्ट है। वो तो तुम्हारा काम है। जैसे हमने NRV निकालना सीखा है कि सेलिंग प्राइस में से सेलिंग के खर्चे माइनस करने पड़ते हैं, सिमिलर वे में कॉस्ट भी निकालनी पड़ती है। मैंने आपको कल एग्जांपल दी, उसमें पहले से लिखी हुई दे दी इतनी कॉस्ट लगी है, बट इन रियलिटी ये पहले से लिखी नहीं मिलेगी। जब हम काम करने जाएंगे तो वो कैलकुलेशन भी हमें ही करनी पड़ेगी। मतलब एक तरफ तो हम NRV कंप्यूट करेंगे, दूसरी तरफ कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करके दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो ले लेंगे। अब ये कॉस्ट कैसे निकलती है ये हमारा आज का एक मुद्दा रहने वाला है। बट उससे पहले मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल और करवाना है जो NRV के एक छोटे से पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। तो पहले एक वो एग्जांपल लिख लेते हैं, बाद में फिर हम हमारा मेन मुद्दा जो टॉपिक है इस AS का, कॉस्ट कैसे निकलती है, वो कंप्यूट करेंगे। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल लिख लो, ये NRV के लिए ही है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया? कल कितने कर लिए थे हमने? दो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लो। जो आज फर्स्ट डे आए हैं ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा खास हमने किया नहीं है। ठीक है, तो आपका आराम से जितना भी 2-3 दिन में हमने डिस्कस किया है वो बेसिक ही था, आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूट कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो निकालना है। अ कंपनी हैज स्टॉक ऑफ 125 टीवी। एक कंपनी है उसके पास 125 टेलीविजन है एज ऑन 31 मार्च 2025, each costing
₹4500। एक कंपनी के पास 31 मार्च 2025 को स्टॉक में 125 टीवी अवेलेबल हैं। 125 टीवी जो आपके पास पड़े हैं, हर टीवी की जो कॉस्ट है वो 4500 है। बने बनाए टीवी कंपनी बेचती है, उनके लिए फिनिश स्टॉक है या स्टॉक इन ट्रेड बोल लो। कंपनी को वैल्यू करना पड़ेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। कॉस्ट मैंने आपको बता दी 4500 रुपए पर टीवी है। बात आई एनआरवी की, तो उसके लिए डेटा दिया गया एज ऑन 31 मार्च 2025 estimated selling price is 5000 per TV with expected selling expense of rupees 600 पर टीवी। 31 मार्च 2025 को हमारा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है कि 5000 रुपए में एक टीवी बिक जाएगा, लेकिन इसे बेचने के लिए हमें सेलिंग का खर्चा भी करना पड़ेगा, जिसका एस्टिमेट हमें लग रहा है कि 600 रुपए एक टीवी पे बेचने का खर्चा भी आएगा। हाउएवर we have a firm contract under which 60 TVs will be sold at the rate 4800 per TV without any selling expense. However, we have a firm contract under which 60 TV will be sold at the rate 4800 per TV without any selling expense. इसके ब्रैकेट में लिख लेना in the month of April 2025. Calculate closing stock. हमारे पास टोटल 125 टीवी हैं जिनकी लागत है 4500 रुपए पर टीवी, और 31 मार्च को हमने जब देखा कि एक्सपेक्टेड कितने में बिक जाएगा एक टीवी, तो 5000 में बिकेगा, बट उसे बेचने से पहले हमें 600 रुपए सेलिंग के खर्चे भी करने पड़ेंगे। हमारे पास एक फर्म कॉन्ट्रैक्ट है। फर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सामने वाली पार्टी जो है वो हमसे 60 टीवी लेके जाएगी 4800 रुपए में। अप्रैल महीने में, अभी मार्च चल रहा है, यानी अगले साल के पहले महीने में ही हम 60 टीवी 4800 में बेचने वाले हैं, और इसका फर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। जब वर्ड फर्म कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है, इसका मतलब सामने वाली पार्टी पीछे नहीं हट सकती, उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अदरवाइज हम ब्रीच का केस कर देंगे और उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। 4800 रुपए यहाँ पे आपका मिलना, सेलिंग प्राइस मिलेगा, उसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको सेलिंग का। ये सेल अप्रैल 2025 में रहने वाली है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अभी भी मेरे पास मुद्दा सेम ही है, मेरे फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन होगी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट द पॉइंट इज एनआरवी कैसे निकले। मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक नहीं दो सेलिंग प्राइस दे दिए, एक 5000 जिसमें सेलिंग एक्सपेंस अलग से लगेंगे, एंड दूसरा 4800 विदाउट सेलिंग एक्सपेंस। कौन से प्राइस को कंसिडर किया जाए ये हमें यहां पे समझना पड़ेगा, ये हमारा मुद्दा है। और ये सेम एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया, इसमें फिगर्स चेंज करके पास्ट में 3-4 बार कम से कम ऐसा हुआ है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस फिगर बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, और कुछ नहीं बदलता। कॉन्सेप्ट यही लगता है। बताइए कैसे वैल्यू किया जाए, कौन सा एनआरवी लिया जाए? क्या हम सेलिंग प्राइस 5000 मान के निकालें, 4800 माने, क्या माने? कौन सा प्राइस ज्यादा सही है? अलग अलग, अलग अलग कैसे?
एनआरवी का मतलब क्या है कि बेचकर क्या मिलेगा। पहले उन 60 टीवी की बात करते हैं जिनके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उनका सिंस कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है अगले महीने बिकेंगे और कितने रुपए में बिकेंगे, 4800। तो क्या इन 60 टीवी के लिए 4800 मिलेगा, यस। और बाकी जो बच गई, कितने टीवी और बच गई, 65, क्या उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, नहीं, तो उन्हें मार्केट भाव पे बेचना पड़ेगा जो कि कितना चल रहा है, 5000, लेकिन उसमें आपका पहले खर्चा भी आएगा। तो क्या उन 65 टीवी के लिए वो रेट सही है या नहीं, यस और नो। तो क्या वैल्यूएशन एक बार में हो गया, दो पार्ट्स बना के करने पड़ेंगे, दो पार्ट्स। समझ में आ गई बात, बस यही कॉन्सेप्ट समझना था। अब इसका सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले ए पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ 60 टीवीज टू बी सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। वो 60 टीवी जो हमें कॉन्ट्रैक्ट के सप्लाई करनी है, उन 60 टीवी की बात करते हैं पहले। वैल्यूएशन ऑफ 60 टीवी टू बी सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। इन 60 टीवी की कॉस्ट क्या है, इन 60 टीवी की कॉस्ट कितनी है हमारी, 4500 पर टीवी। और अगर मैं इनकी एनआरवी पूछूं आपसे तो बताना कितने में बिकेंगे, 4800। और क्या कोई बेचने का खर्चा आएगा, नहीं, कंप्लीट तो पहले से ही। इसका मतलब आपके लिए एनआरवी कितनी हुई, 4800। तो प्रिंसिपल तो वही रहा ना, क्या प्रिंसिपल लगेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। तो बताइए किस पे वैल्यू करोगे, कॉस्ट पे। तो वैल्यूएशन निकाल सकते हो आप, क्लोजिंग स्टॉक इन 60 टीवी के रिगार्डिंग जो आपको बेचने हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कितने टीवीज हैं ये, 60, और हर एक टीवी की कितनी वैल्यू की हमने, 4500। कितने रुपए हो गए, 2,70,000। ये हमारी इन टीवीज की वैल्यू हो गई जो हमें अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बेचनी है। क्या ये बात समझ में आई। एनआरवी का मतलब है वो पैसा जो आपको बेचकर मिलेगा। जो टीवी का पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है उसका हमें पता है किस रेट में बेचना है, तो हमने वही प्राइस ले लिया। और जो टीवी बची हुई है, रिमेनिंग 65 टीवीज, उनका हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका मतलब उन्हें मार्केट भाव पे बेचना पड़ेगा। तो इनके लिए भी प्रिंसिपल तो वही रहेगा। सबसे पहले कॉस्ट की बात करूं तो 4500 पर टीवी है। कॉस्ट तो मेरी सारी टीवीज की सेम ही थी, चाहे वो आपकी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वाली हो या अदरवाइज हो, सबकी कॉस्ट सेम है। बट व्हाट अबाउट एनआरवी, जिन टीवीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा वो कितने में बिकेंगे, कितने में बिकेंगे वो, 5000 में। लेकिन 5000 में बेचने से पहले क्या आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, यस। कितना, तो आपको क्या मिलेगा, 4400। वैल्यू किस पे किया जाएगा दोनों में से, अगेन लोअर वैल्यू विल बी एनआरवी। इस बार आपको कॉस्ट 4500 और एनआरवी 4400 मिल रही है इन 65 टीवी के रिगार्डिंग, तो यहां वैल्यूएशन आपको एनआरवी पे करना पड़ेगा। तो इनके रिगार्डिंग अगर आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो कैसे निकाला जाएगा, 65 इंटू कितना लिया जाएगा, 4400, 2,86,000। और अगर आपसे कोई पूछे टोटल स्टॉक, क्योंकि सिंस हमें टोटल स्टॉक ही बताना था, तो 2,70,000 एक था प्लस 2,86,000 दूसरा हो गया, टोटल मिला के 556। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमें निकाल के दिखाना था। पास्ट में कई बार ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया 5 नंबर के लिए। बस बेसिकली आपकी एक नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है कि एनआरवी ऐसे सिनेरियो में कैसे निकाली जाएगी जब मल्टीपल सेलिंग प्राइस हो। तो ऑब्वियस बात है, जिस सामान पे जो पैसा मिलेगा, एनआरवी का मतलब ही होता है क्या मिल जाएगा। जब कुछ हमारी पीसेस, कुछ यूनिट्स पहले से कॉन्ट्रैक्टेड है कि भाई इस भाव में बिकनी है, तो उनका पता है पहले से क्या है ना, तो हमें उसी भाव पे उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। चलो, तो हमारी एनआरवी के सारे मुद्दे कवर हो गए। अब हमारे दूसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं। चाहे आपका फिनिश गुड्स हो चाहे डब्ल्यूआईपी हो, वैल्यूएशन का प्रिंसिपल था कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। हमने एनआरवी निकालना सीख लिया। एएस2 में एनआरवी के इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बन सकता। जो जो मुद्दे बन सकते हैं मैंने आपको कल
और आज में जो एग्जांपल कर रहा है उसमें सब कवर हो गया। मतलब अब एनआरवी के रिलेशन में आपको कोई पॉइंट कंफ्यूज नहीं कर सकता, कुछ आ ही नहीं सकता इसके बियॉन्ड। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है कॉस्ट। कल और आज मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए, क्या हमने कॉस्ट निकाली या ऑलरेडी गिवन थी? गिवन थी। एट मोस्ट मैंने डब्ल्यूआईपी में आपको 3 पार्ट दे दिए जिनको आपको बस जोड़ना ही था। बट एक्चुअल में रियलिटी में कॉस्ट हमेशा गिवन हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वो तो आपका काम होगा ना कॉस्ट निकाल के देना। निकालने के बाद तो लोअर वैल्यू कोई भी देख लेगा, इतना मैथ तो सबको आता है कि 10 बड़ा है या 5 बड़ा है। मेन मुद्दा है इनकी फिगर्स को कैलकुलेट करना, असरटेन करना। एनआरवी हमने निकालनी सीख ली, अब हमें सीखनी है कि कॉस्ट कैसे निकलती है, चाहे वो फिनिश गुड्स की हो, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड की हो या डब्ल्यूआईपी की हो। और कॉस्ट निकालने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉस्ट निकालने का तरीका अलग अलग होगा इन केस यू आर अ ट्रेडर एंड इन केस यू आर अ मैन्युफैक्चरर। यानी कॉस्ट कैसे निकलेगी वो हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर का मतलब क्या होता है? ट्रेडर क्या करता है? बनाता है या बना बनाया लाता है? मतलब मान लो अगर मैं इस कैलकुलेटर का ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं इसे बनाने के लिए लेबर लगाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा? नहीं, मैं किसी ने बनाया है उससे सीधा लेके आ जाऊंगा, यही होता है ट्रेडर, और इसको बाद में बेच दूंगा। तो मेरे लिए कॉस्ट निकालने का जो तरीका होगा, और एक दूसरा व्यक्ति मेरा दोस्त है जिसने फैक्ट्री लगा ली कैलकुलेटर की, वो क्या करेगा जरा बताना? कैलकुलेटर की फैक्ट्री लगाने वाला वो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल लेके आएगा, फिर वो रॉ मटेरियल लेबर को देगा और उन्हें कहेगा ये लो भाई प्रोडक्शन करो। फैक्ट्री भी सेटअप की है, फैक्ट्री में मशीनें लगी हैं, फैक्ट्री का बिजली का बिल आएगा और बहुत सारे खर्चे उसे करने पड़ेंगे, तब जाके ये माल बनेगा। तो हम दोनों के लिए क्या कॉस्ट एक तरीके से निकल सकती है? नहीं। तो ट्रेडर के लिए परचेजिंग के केस में आपको कॉस्ट निकालने के अलग प्रिंसिपल लगाने हैं, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको अलग तरीके से कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेडर से। इफ यू आर ए ट्रेडर तो आपकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बता देता हूं, क्रक्स में बता देता हूं। अगर आप रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, कुछ भी खरीद के ला रहे हो, लेट्स से मैं एक कैलकुलेटर खरीद के ला रहा हूं, मैंने एक कैलकुलेटर दिल्ली से परचेज किए। कहां से परचेज किए? दिल्ली से। अब दिल्ली से परचेज किए हैं तो सबसे पहले मैंने इसको परचेज करने की कीमत दी होगी 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, जितने का भी कैलकुलेटर है। उसके बाद माल वहां पे ट्रक में लोड हुआ, वहां से दिल्ली से चल के हिसार मेरे प्रीमाइसेस पे, मेरे ऑफिस पे आया भी है माल, फिर मैंने उसको अनलोड किया और मेरी फैक्ट्री में लगाया। यहां तक के जो भी खर्चे होंगे, कहां तक के? आपके ऑफिस, आपकी दुकान तक लाने के लिए उस माल के ऊपर जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस किए गए हैं वो सारे के सारे ऐड किए जाएंगे। मैंने क्या लाइन बोली हिंदी में समझ लो, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा क्या क्या ऐड होता है। मैं सिंपल सा कह रहा हूं, जो भी मटेरियल जिसमें आप ट्रेड करते हो, जो भी सामान है जिसमें आप ट्रेड करते हो, उस सामान को आपकी दुकान तक लाने के लिए आपने जितने भी नॉर्मल एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे ऐड होंगे। लाइक सबसे पहले इसे खरीदने का प्राइस दिया होगा, फिर इसके ऊपर आपने हो सकता है कमीशन पे किया हो, रास्ते में भाड़ा लगा है, रास्ते में टोल टैक्स लगा है, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे हैं, ये सारे खर्चे पे करने के बाद माल आपकी फैक्ट्री में पहुंचता है, आपकी दुकान पे पहुंचता है। यहां तक के सारे खर्चे ऐड करने हैं, प्रोवाइडेड दे आर नॉर्मल। मैंने एक वर्ड यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं एक कैलकुलेटर लेके आ रहा था, मैंने क्या किया, जो कैरिंग कैपेसिटी थी व्हीकल की उससे ज्यादा माल भरा हुआ था, रास्ते में आरटीओ मिल गया, उसने चालान काट दिया, 5,000 रुपए देने पड़ गए। क्या वो 5,000 रुपए में कैलकुलेटर की कॉस्ट में एडअप कर दूं? क्यों? रास्ते का खर्चा है, माल लाने के लिए खर्चा किया है, क्या ये भी एडअप होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज ये एबनॉर्मल है, रोज रोज नहीं होगा। सिमिलर वे में मान लीजिए रास्ते में जो ड्राइवर लेके आ रहा था वो खाना खाने के लिए रुका और कुछ पीसेस किसी ने चोरी कर लिए पीछे से, नुकसान हो गया। क्या ये नुकसान भी जो बचे हुए कैलकुलेटर है उनकी कॉस्ट में ऐड अप कर दूं? यस और नो? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? एबनॉर्मल है। तो जितने भी एबनॉर्मल खर्चे या नुकसान होंगे उनको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, अपार्ट फ्रॉम दैट रास्ते के सारे खर्चे ऐड किए जाएंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई?
यस और नो। एक और चीज जो समझनी बहुत जरूरी है, मान लीजिए मैंने कैलकुलेटर परचेज किया और जिस दुकानदार से कैलकुलेटर लेके आया उसने मुझे पर पीस 100 रुपए का कैलकुलेटर दिया और साथ में इसने इसके ऊपर जीएसटी लगाया है 18%। तो कैलकुलेटर कितने का था? 100 रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी कितना लग गया? 18। तो मैं दुकानदार को एक पीस के लिए कितने रुपए देके आया? 118। मेरी कॉस्ट कितनी होगी? मैं लागत 100 को मानूं या 118 को? 118। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 118 कहोगे, लेकिन व्हाट इफ सरकार अगर आपसे ये कहते कि ये 18 हमसे बाद में रिफंड ले जाना, सरकार ने बोला ये 18 हम आपको वापस दे देंगे, एक बार दुकानदार को दे आओ और फिर हमसे रिफंड ले लेना, अब क्या कहोगे? अब कॉस्ट कितनी बताओगे, 100 या 118? 100, 118 और बाकी कौन कौन कह रहे हैं 100 रुपए होगी? प्रॉपरली प्रॉपरली रेज करो हैंड्स। और कौन कौन कह रहे हैं 118 होगी? जो बैठे हैं ये सोच के बैठे हैं कि भाई हम किसी तरफ नहीं है, तो हम गलत नहीं होंगे तो हम सही भी नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आंसर दे देना चाहिए। यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब से 118 गए लेकिन बाद में सरकार आपको 18 वापस ही दे देगी, तो फिर आपका पड़ा कितने का? ऑब्वियस है 100। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया फ्लिपकार्ट से 10,000 रुपए का, और परचेज करने के बाद फ्लिपकार्ट ने बोला हम आपको 1,000 रुपए का कैशबैक दे देंगे। आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कितने का मोबाइल पड़ा, क्या बताओगे? 10 का बताओगे या 9 का बताओगे? ऑब्वियस है 9 का बताओगे, बिकॉज 10 में से कुछ तो आपको वापस ही मिल गया। तो यानी कि आपकी नेट कॉस्ट जो आपकी जेब से लगी वो 9,000 ही लगी है। लेकिन व्हाट इफ 10,000 का आपने मोबाइल खरीदा, 1,000 का आपको कैशबैक देने की बजाय फ्लिपकार्ट ने कूपन दे दिया। क्या दे दिया? 1,000 का कूपन। 10,000 का मोबाइल फोन खरीदा आपने, 1,000 का कूपन दिया है। अब कूपन जो है वो एक्चुअल में यूज हो सकता है ओनली लेंस कार्ड पे। लेंस कार्ड सबने सुना हुआ है नाम, चश्मे की जो आपकी बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहां पे लेंस कार्ड का आपको एक कूपन दे दिया गया, बोला अगर आप लेंस कार्ड पे 20,000 की शॉपिंग करते हो तो 1,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा इस कूपन को अप्लाई करके। क्या ऐसा होता है? हाँ या ना? कई बार होता है। अब मुझे सोच के बताना, क्या ये कूपन आपके किसी काम का है? आप सबके माइंड में क्या चल रहा है? 20,000 रुपए का लेंस कार्ड से क्या खरीदेंगे? अगर चश्मा ही लेना होगा तो 800,000 ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया बाहर ही मिल जाएगा। इसके लिए 1,000 का कूपन इस्तेमाल करने के लिए क्या हम 20,000 का खर्चा करेंगे? मतलब ही नहीं है। अब बताओ ये कूपन किस काम का है? किसी काम का नहीं। अब आप अगर आपसे कोई लागत पूछेगा तो कितना बताओगे? इसका मतलब जो आपको बदले में कंसिडरेशन जो मिल रहा है, रिफंड के तौर पर मिल रहा है, क्या वो आपके लिए यूजेबल है या नहीं, ये काफी हद तक मायने रखेगा। सेम सिनेरियो जीएसटी के साथ होता है। जब मैं कोई चीज 100 में लेके आया हूं और उसके ऊपर मैंने 18 का जीएसटी भरा है, एट द बिगिनिंग मेरी जेब से 118 रुपए निकलेंगे, आउटफ्लो होगा 118 का। बट जीएसटी जो हमारा एक हाल फिलहाल में आया हुआ एक कानून है, लॉ है, वो कहता है जो 18 आपने भरे हैं या तो सरकार आपको उसका रिफंड दे देगी या आपको इनपुट क्रेडिट दे देगी। एक वर्ड यूज किया जाता है, इनपुट क्रेडिट दे देगी। इनपुट क्रेडिट का मतलब है कि कभी और कोई पेमेंट करनी हुई तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक टाइप से सरकार के पास आपका ये पैसा जमा हो जाता है। दोनों केसेस में या तो आपको रिफंड दे दे या आपके नाम का सरकार अपने पास जमा रख ले, आपको इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अगर 118 मुझसे मांगने के बाद कोई कहता है 18 रुपए तुम्हारे जमा है, आगे कभी माल खरीदने आओ तो कम दे देना, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। वो 18 मेरी लागत नहीं है, वो मेरा क्रेडिट बन जाता है, वो मेरी कॉस्ट को कम कर देगा। ऐसे सिनेरियो में आपकी कॉस्ट 118 नहीं 100 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 100। तो आपको देखना क्या है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि जीएसटी को कॉस्ट में ऐड करें या ना करें? 100 रुपए के ऊपर हमने 18 जीएसटी भरा है, कब हम कॉस्ट 118 मानेंगे, कब कॉस्ट 100 मानेंगे? सिचुएशन 1। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो या समझ लो। सिचुएशन 1, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज
दैट आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। यहां आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, या कई बार ये भी कह सकता है रिफंड इज नॉट अवेलेबल। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ बोलता है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए का सामान था, 18 का जीएसटी भरा है, टोटल 118 जेब से निकले हैं, और जो 18 जीएसटी के तुमने दिए हैं उसका फ्यूचर में कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या इसका मतलब वो मेरी लागत बन गई है, मेरी जेब से पैसा निकल गया, और सरकार कह रही है फ्यूचर में कुछ इसका ना तो आपको रिफंड मिलेगा ना कोई और बेनिफिट मिलेगा। तो लागत कितनी बताओगे? इस केस में आपकी कॉस्ट बन जाएगी 118। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन स्पेसिफाइज आईटीसी इज अवेलेबल, अगर क्वेश्चन ये बात बोल दे कि आईटीसी मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो 18 आपने भरे हैं या तो सरकार आपको रिफंड दे देगी उसका, या फ्यूचर में कहीं हिसाब में एडजस्ट करने का मौका देगी। मतलब आपको ये भरे हुए 18 रुपए का फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अब कॉस्ट कितनी बताओगे? अब कॉस्ट कितनी बताई जाएगी? 100। इसका मतलब 18 रुपए जो जीएसटी के निकले हैं वो फ्यूचर में आपको वापस मिल जाएंगे या कहीं पे हिसाब में एडजस्ट करवा दिए जाएंगे। मेरे को क्या करना है? मेरे अकाउंट में मत डालो, कहीं मुझे भरना है वहां कम कर देना, बात तो एक ही है। कभी मैं 200 भरने जाऊं तो मेरे को 18 कम भरवा लेना मेरे से, मेरे लिए तो एक ही बात होगी, अकाउंट में आने जैसा ही होगा। दिस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या ये समझ में आया? यस और नो? और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हमेशा हम अज्यूम करेंगे कि आईटीसी मिलेगा। बिकॉज जीएसटी का जो लॉ है उसे बनाने का गवर्नमेंट का पर्पज ही ये था कि भाई जीएसटी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा तो आपको उसका फ्यूचर में या तो रिफंड या बेनिफिट हम देंगे। अजम्पशन यही चलेगी, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड हम यही अज्यूम करेंगे कि उसका क्रेडिट हमें उसको मिलेगा फ्यूचर में। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है इतना पॉइंट सभी को? रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहा, इतने सारे बैठे हो हाँ या ना? ऐसे मुर्दों के जैसे आवाज आ रही भाई अभी भी। खैर, मैं आपको बता रहा था कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? केस 1 ऑफ परचेज। मैंने आपको बताया माल आपकी दुकान तक लाने के लिए जो भी खर्चा होगा सब ऐड होगा, प्रोवाइडेड दे आर नॉर्मल। तो सबसे पहले परचेज प्राइस आपने जितना भी दिया है वो एडअप होगा। अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट सारे समझते हो, सबने पढ़ा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो हर व्यापारी देता ही देता है, उसको मांगना नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट ट्रेड में होता ही होता है। जैसे बुक्स होती हैं, लगभग लगभग सारे जो आपके बुक स्टोर वाले होते हैं 10 से 20% का आपको डिस्काउंट देते ही है एमआरपी पे। वो एक फिक्स डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो मांगना नहीं पड़ता। और अगर मांगना पड़ रहा है इसका मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है, हालांकि कैश डिस्काउंट को कभी भी माइनस नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट एक सेपरेट इनकम होती है, उसको एक सेपरेट इनकम के तौर पर दिखाया जाता है। +1 में भी किया था, मैं थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूं। मान लीजिए मैंने 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 का सामान परचेज किया, दुकानदार ने मेरे को 10% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 10%। और ये 10% डिस्काउंट केस 1 अज्यूम कर लेते हैं, इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। कोई मुझे बता सकता है मैं क्या जनरल एंट्री करूंगा? 10,000 का सामान खरीदा, नगद पैसे दे आया, उसने मेरे को 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए पे? 9,000 पे। यस और नो? ये होगा पहला केस। केस 2, व्हाट इफ इट इज अ कैश डिस्काउंट? अब क्या एंट्री करोगे इसी चीज की? परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 10,000 रुपए से, टू कैश कितना? 9,000। बाकी कहां? तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 1,000। क्या ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सभी ने किया हुआ है? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम AS2 की वजह से ही करते हैं। AS2 ने साफ साफ बोला ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस इटसेल्फ, बट कैश डिस्काउंट शुड बी शोन एज अ सेपरेट इनकम।
ट्रेड डिस्काउंट आपका एक ऐसा आइटम है जो आपको परचेज प्राइस में से ही डिडक्ट कर देना है, ट्रेडिंग का आइटम है। जबकि कैश डिस्काउंट एक फाइनेंस नेचर की इनकम है, वो पैसा जल्दी देने की वजह से मिला है, उसे एक सेपरेट इनकम दिखाना फाइनेंस नेचर की इनकम होती है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने किया था, +1 में भी किया होगा, फाउंडेशन में भी शायद कुछ क्वेश्चन किए हो। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम AS2 की वजह से ही करते हैं। बात समझ में आई? तो आपको ट्रेड डिस्काउंट अगर कुछ मिला है तो माइनस कर देंगे, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करते हैं। जीएसटी या कोई भी टैक्स लगाए तो वो ऐड होगा अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्यूचर में रिफंड नहीं मिलेगा, फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसकी मतलब वो आपकी कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट में ऐड अप होगा। सिमिलर वे में रास्ते में लगने वाला भाड़ा, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड नहीं है। क्या फर्क होता है दोनों में? फ्रेट इनवर्ड परचेज करने पे लगता है और फ्रेट आउटवर्ड अभी हम माल खरीदने की लागत निकाल रहे हैं, तो क्या उसमें माल बेचने का भाड़ा ऐड होने का कोई लॉजिक बनता है? मतलब ही नहीं। माल खरीदने के लिए कॉस्ट निकाल रहे, तो माल खरीदने पर जो आपको भाड़ा देना पड़ता है दैट विल बी एडेड। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब जब माल आ रहा है बाय ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते में है तो खतरा हो सकता है, चोरी हो जाए, आग लग जाए, कोई लूट ले हमको, तो हमने क्या कर लिया, उसका इंश्योरेंस करवा लिया। दिस इज नोन एज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये भी एडअप होगा। रास्ते में लगने वाला टोल टैक्स, ये भी आपका एडअप हो जाएगा बिकॉज रास्ते का नॉर्मल एक्सपेंस है। सिमिलर वे में लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, जब आप माल खरीद रहे हो तो जिस सप्लायर की दुकान से माल खरीदा है उससे आपके ट्रक में लोड करवाना पड़ेगा, वर्कर को पैसा देना पड़ेगा, और जब माल आपकी बिल्डिंग में पहुंच गया तो उसको उतरवाना पड़ेगा ट्रक से, अनलोडिंग का खर्चा लगेगा। दिस शैल आल्सो बी इंक्लूडेड, आपको ये खर्चे भी ऐड करने हैं। ऐसे में कितनी भी लंबी लिस्ट बना सकता हूं, ये तो मैंने कुछ आइटम एग्जांपल के तौर पर दिए हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपके प्रीमाइसेस तक माल पहुंचाने के लिए जो भी आपको नॉर्मल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे वो सारे एडअप होंगे। समझ में आ गई बात? इवन कमीशन ऑन परचेज, माल खरीदने के लिए किसी एजेंट का इस्तेमाल किया, उसे कमीशन दिया गया है, वो भी एडअप होगा। अदर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो नॉर्मल नेचर के हैं वो सारे के सारे एडअप होंगे। ये चीज नीचे लिखी गई है, नॉर्मल लॉसेज आर ऑलवेज इंक्लूडेड whereas abnormal are excluded। abnormal loss, abnormal expense कभी भी शामिल नहीं किए जाएंगे इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्या इतनी बात समझ में आई? कुछ आइटम जो कभी इंक्लूड नहीं होते, सम आइटम विच आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ये आइटम्स कभी भी इंक्लूड नहीं होते। नंबर 1, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट का खर्चा। मान लो मैं 50 लाख का माल ले आया, माल खरीद लिया, पैसा नहीं है अभी सप्लायर को देने के लिए, तो बैंक के पास जाके लोन ले लिया कि भाई 50 लाख का लोन दे दो, मुझे सप्लायर के पैसे चुकाने। बैंक ने लोन दे भी दिया, माल खरीद लाया, मेरी दुकान में, मेरे गोडाउन में रख लिया। बैंक का लोन 1 साल तक नहीं चुकाया, ईयर एंड पे बैंक ने 5 लाख का ब्याज मांग लिया। इंटरेस्ट लगा है बिकॉज बैंक से उधार पैसा लिया था, और पैसा उधार किस लिए लिया था? माल खरीदने के लिए। बिजनेसमैन कह रहा है एक काम करो, ये 5 लाख का जो ब्याज लगा है ना, इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड कर दो। क्या वो सही होगा? सोच के देखिए, एक खर्चा लगा है आपका और आप कह रहे हो इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा दो। मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा देने से आपके प्रॉफिट पर 2 इंपैक्ट आते हैं, आपके बिजनेस पे 2 इंपैक्ट आते हैं। पहला, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 5 लाख का इंटरेस्ट जो एक एक्सपेंस दिखना चाहिए, आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में एडअप कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड दूसरी तरफ एसेट साइड भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, जो टेक्निकली गलत है। इंटरेस्ट का जो खर्चा लगा है उससे वो इन्वेंट्री इंप्रूव नहीं हो गया। लेट्स से मैं कैलकुलेटर 100 रुपए में लाया था, बाद में कह रहा हूं जी 20 का ब्याज और जोड़ दो, क्या ये कैलकुलेटर पड़ा पड़ा 120 वाला सामान हो गया है? वो कैलकुलेटर वही है, बल्कि एक बार बताओ, माल पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? मैक्सिमम केसेस में घटती है, अनलेस आप वाइन बेचते हो। वाइन के केस में तो उल्टा होता है ना, पड़ा रहेगा तो और वैल्यू बढ़ेगी, जितनी पुरानी उतनी महंगी। गोल्ड भी हो सकता है, वो वैल्यू इकोनॉमी की वजह से इन्फ्लेट हो रही है। ऐसे तो शॉर्ट टर्म में कैलकुलेटर भी महंगे हो सकते हैं, हो सकता है इसके अंदर यूज होने वाली चिप की शॉर्टेज हो गई हो मार्केट में, प्राइस बढ़ सकते हैं ऐसे। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमेशा चीज पुरानी होने की वजह से सस्ती हो जाती है, और हम कह रहे हैं इंटरेस्ट उसी में ऐड कर दो। तो AS2 ने साफ साफ मना कर दिया कि इंटरेस्ट कभी ऐड नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर ये क्वालिफाइंग एसेट है। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, हम ये AS16 में डिस्कस करेंगे, यहां हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे।
इंटरेस्ट का खर्चा कभी ऐड नहीं होगा, एक रेयर केस में हो सकता है, वो कब होता है वो हम AS16 में देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ओवरऑल ऑफिस मैनेजमेंट का खर्चा इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड नहीं होता, क्योंकि ऑफिस मैनेजमेंट का खर्चा इन्वेंट्री परचेज करने के लिए नहीं होता। सेलिंग का खर्चा ये बेचने का खर्चा है, ना कि खरीदने का। एंड सिमिलर वे में वेयर हाउस चार्जेस, जिस गोडाउन में माल को रखा गया उसका भाड़ा, उसका इंश्योरेंस कभी ऐड नहीं होता, बिकॉज सिर्फ माल को लाने तक के खर्चे ऐड किए जाते हैं, उसके बाद क्या लग रहा है वो कभी भी ऐड नहीं होता। तो वेयर हाउस के खर्चे, वेयर हाउस के भाड़े, वेयर हाउस का बिजली का बिल, उसका वेयर हाउस का एक आपने स्टोर कीपर रखा हुआ है, एक व्यक्ति रखा हुआ है ताकि वो संभाले इसको, इसकी निगरानी रखे, उसकी सैलरी, ये कभी ऐड नहीं होगा, बिकॉज ये माल को लाने का खर्चा नहीं है। आपको सिर्फ कौन से खर्चे एडअप करने होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस एडअप करने होते हैं, वो सारे जो आपके माल को आपकी दुकान, आपके स्टोर, आपके गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, एंड दे आर नॉर्मल। क्लियर हो गई बात ये? यस और नो? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। अब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक काम कर लेना, जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूंगा सारे क्वेश्चंस, प्रिंट दे दूंगा मैं आपको आजकल में। आपको सिर्फ ये करना है, हेडिंग बना लेना एग्जाम्पल कॉर्नर, और इसका एग्जाम्पल नंबर 1, बस सॉल्यूशन लिख लेना। ये एग्जाम्पल्स विदाउट सॉल्यूशन है, बाकी सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है। ये क्लास के लिए है, जितने भी एग्जाम्पल है हम क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, परचेज्ड गुड्स की कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं, ताकि उसे एनआरवी से कंपेयर करके हम विच एवर इज लोअर वैल्यू निकाल सके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, हम गुड्स परचेज करके लाए हैं, परचेज करने पर हमने पैसा दिया है 1,00,000 रुपए। क्या ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? जो परचेज करने पर कीमत दी है, क्या ये आपकी परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस। सेकेंड खर्चा, फ्रेट चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड की बात करें, क्या ये भी ऐड होगा? माल को खरीद के लाने के लिए ये खर्चा भी जरूरी है, तो ये भी ऐड होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस, क्या ऐड होगा? यस, ये भी ऐड होगा। 12% जीएसटी भी दिया है परचेज प्राइस पे, 1,00,000 का 12%, 12,000 रुपए, लेकिन लिखा गया है आईटीसी अवेलेबल, ऐड होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी अवेलेबल है मतलब फ्यूचर में इसका रिफंड या बेनिफिट सरकार देगी। तो भाई ये आपकी लागत कैसे हुई, ये तो हमने पैसा दिया है और फ्यूचर में इसका फायदा भी मिलेगा, तो ये ऐड नहीं होगा। एंड लास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, क्या ऐड होता है? अभी मैंने बताया 4 आइटम स्पेसिफिकली एक्सक्लूड होते हैं, कौन कौन से? इंटरेस्ट, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा और वेयर हाउस। ये 4 आइटम कभी इंक्लूड नहीं होते, तो इसका मतलब ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो बताओ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? सबसे पहले परचेज प्राइस, कितना आया परचेज प्राइस? 1,00,000 रुपए। परचेज प्राइस क्या चला दिया, परचेज प्राइस 1,00,000 रुपए। फिर उसके बाद फ्रेट, फ्रेट इंक्लूड होगा कितना? 5,000। और फिर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी ऐड होगा 2,000। कुल मिला के कितना हो गया? 1,07,000। अब लेट से इतना खर्चा करके हमने अगर 1,000 यूनिट खरीदी है, तो पर यूनिट कॉस्ट भी आराम से निकाली जा सकती है। 1,07,000 डिवाइड में 1000। समझ में आई बात सभी को? तो इस टाइप से आपको कुछ आइटम्स को प्लस माइनस करके अपनी परचेज कॉस्ट निकालनी होती है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 सारे अभी खुद करके देखो, आप सभी को करना है, आंसर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ सॉल्व कर लो अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 2, एक सेकेंड, ये लो एग्जाम्पल नंबर 2, सारे सॉल्व कीजिए।
कर लिया सभी ने? सबसे पहले हमारा जो पहला खर्चा है वो है परचेज प्राइस, कितने रुपए का है? 50,000। क्या ये कॉस्ट में पार्ट बनेगा? यस। फ्रेट चार्जेस कुछ भी नहीं गिवन तो क्या मानेंगे, कौन सा होगा? फ्रेट इनवर्ड ही होगा, तो ये भी इंक्लूड होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस होगा या नहीं होगा इंक्लूड? यस, ये भी इंक्लूड होगा। टोल टैक्सेस, क्या ये भी नॉर्मल खर्चा होता है? क्या किसी टाइप की पेनल्टी है? ये नॉर्मली खर्चा है, देना ही पड़ता है, अनअवॉइडेबल है, इट मींस ये भी ऐड होगा। जीएसटी 2500 रुपए, 5% जीएसटी, बट नो आईटीसी अवेलेबल। अब क्या होगा? क्या इसे भी ऐड करना पड़ेगा? यस, बिकॉज सिंस आपको रिफंड या क्रेडिट नहीं मिलने वाला तो आपकी जेब से लग गया और ये आपकी कॉस्ट बन गया, दैट मींस ये भी इंक्लूड होगा। और सेलिंग के खर्चे, हम खरीदने की कॉस्ट निकाल रहे हैं ना कि बेचने की। सेलिंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस और परचेज कॉस्ट, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इवेंचुअली 50,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500, क्या बन गई कॉस्ट? 59,500। क्या ये एग्जांपल सभी को समझ में आ गया? तो परचेज प्राइस निकालना बहुत आसान है। जो आपके माल को आपकी प्रीमाइसेस तक लाने के लिए जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, ट्राई करो इसको भी एक बार। बस होने वाले 2-5 मिनट और, ठीक है? कर लिया सभी ने? आपको अगेन परचेज कॉस्ट निकालनी है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, इस बार मैंने इंपोर्ट का केस किया है। इंपोर्ट का केस मतलब आपने इंडिया के बाहर से कई बार हो सकता है सामान मंगवाया हो। तो पहली बात तो ये समझो कि जब आप इंडिया के बाहर से मंगवाओगे तो आपका बिल रुपीज में तो नहीं होगा ना। सामने वाला, देखो मोस्ट फेवरेबल करेंसी जो यूज की जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो कौन सी है? डॉलर। एक कॉमन करेंसी के तौर पर यूज की जाती है, तभी डॉलर इतना इंपॉर्टेंट भी माना जाता है और यूएस को भी इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हमने गुड्स इंपोर्ट किए $2,000 के, तो पहली बात तो ये आएगी, क्या मैं $2,000 में ये सारे खर्चे एडअप कर सकता हूं? $2,000 ने 20,000 रुपए जोड़ दिए, $22,000 रुपये बोल दो उसको, हो सकता है ऐसे? मल्टीपल करेंसी अलग अलग आपस में ऐड हो जाएंगी? नहीं, इनको एक बेस पे तो बनाना पड़ेगा। यहां मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दे दिया कि रुपी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है, 1,60,000। मैं इसको ऐसे भी तो लिख के दे सकता था ना, ये लिखने के बजाय कि $1 में 80 रुपए है। कन्वर्ट कर सकते थे या नहीं? वो होता तो भी कन्वर्ट हो जाता भाई, अगर $2,000 है तो इंटू में 80, 1,60,000। क्लियर? ये भाव कौन सा लिया जाता है वैसे? जिस दिन आप गुड्स मंगवाते हो उस दिन का ही भाव लिया जाता है। ये भी हम पढ़ेंगे एएस 11 में। हर चीज के एएस हैं बट अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे, बाद में सारे कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको सिंपल वैल्यू दे दी। कितनी वैल्यू है हमारे इस रुपए की इंपोर्टेड गुड्स की? 1,60,000। जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया में कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ये शायद नाम सुना हुआ होगा आप सबने। इंपोर्ट पे क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी 99.99% केसेस में आपको रिफंड भी नहीं मिलती, क्रेडिट भी नहीं मिलता। 99.99% केसेस में कोई रिफंड नहीं मिलता, कोई क्रेडिट नहीं मिलता। इसका मतलब क्या वो आपकी कॉस्ट में एडअप होनी चाहिए? यस।
यही बात यहां पे लिखी गई है, इंपोर्ट ड्यूटी बोल लो, कस्टम ड्यूटी बोल लो, नॉन रिफंडेबल है। तो क्या इसे कॉस्ट में ऐड करोगे? यस। बात समझ में आई? एक और चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे कुछ ना लिखता, क्या करते? क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने 99.99% में इट इज नॉन रिफंडेबल, नॉन क्रेडिटेबल, तो वो ऐड ही होनी होती है। फ्रेट चार्जेस, भाड़ा ऐड होगा या नहीं होगा? ये भाड़ा कोई भी हो सकता है, यूएसए से माल आया है सर, रास्ते का शिप का भाड़ा है, वो भी ऐड होगा। और चाहे इंडिया में पोर्ट पे माल पहुंचने के बाद मुंबई पहुंच गया, मुंबई से हिसार तक लाने के लिए ट्रक का भाड़ा, वो भी ऐड होगा। है तो दोनों ही फ्रेट, आपके पास तक माल पहुंचाने के लिए जरूरी थे, तो ये भी इंक्लूड होंगे। रास्ते का इंश्योरेंस ऐड होगा या नहीं होगा? पोर्ट क्लियरिंग चार्जेस, पोर्ट क्लियरिंग चार्जेस ऐड होगा या नहीं होगा? अब सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए सर ये होते क्या है? ऐड होगा या नहीं होगा वो बाद में समझेंगे, पहले तो ये होना पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। पहली बात तो ये समझ लो, आप ऐसे कितने भी चार्जेस बना सकते हो, मे भी शायद कईयों के आपने नाम भी ना सुने हो, बट आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कई बार क्वेश्चन में। हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो पोर्ट क्लियरिंग चार्जेस क्या होने चाहिए, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो। माल जब आया है तो किसी पोर्ट पे आया होगा, लेट से मुंबई पोर्ट पे आया, कांडला पोर्ट पे आया, कोई ना कोई चेन्नई पोर्ट पे आया, किसी न किसी जगह पे आया होगा माल, वहां से कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है उसका, उसके चार्जेस हैं। मुझे पहली बात तो ये बताओ, ये लीगल है, इलीगल है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? ऑब्वियस है, लीगल एंड नॉर्मल है, देने पड़ेंगे भाई। चोरी चुप के लाते, अब सपोज ऐसे क्वेश्चन बोल देता कि हम स्मगलिंग करके ला रहे थे और पकड़े गए, फिर ऑफिसर को 25,000 अंडर द टेबल देने पड़े, क्या वो ऐड होता? वो तो रिश्वत वाला होगा, वो ऐड नहीं होगा। इसका मतलब क्या पोर्ट क्लियरिंग चार्जेस भी ऐड होंगे? यस। जीएसटी 12% आईटीसी अवेलेबल, क्या ऐड होंगे या नहीं होंगे? एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी और एबनॉर्मल स्टोरेज लॉस, ये भी नहीं होगा। तो ये आपके खर्चे जो हैं वो इंक्लूड होंगे। 1,60,000 प्लस 20,000 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया? 195,000, इतना ही आ रहा है। किस किस का सेम है? चलो अच्छा, मतलब इतना पॉइंट सभी को समझ में आ गया ना? यहां तक क्लियर है सभी को? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मुझे ये बताओ, आज जो किया है वो सभी को क्लियर है? टॉपिक का ओवरव्यू जरूर रखना। हम टॉपिक क्या समझ रहे हैं कि जब हम वैल्यूएशन करते हैं फिनिश गुड्स की, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करना होता है। 2 मिनट रुक जाओ भाई, रोज समझाना पड़ेगा क्या? मुझे पता है तुम्हें भागने की जल्दी है, बट 2 मिनट, जो वो कहते हैं जैसे हम मान लो कुछ, जैसे वो कोई कोर्ट में केस चल रहा होता है, क्लोजिंग आर्गुमेंट आता है, आखिरी के स्टेटमेंट भी उतनी जरूरी है, ध्यान से सुन लिया करो। पूरी क्लास का क्रक्स भी जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। हम ओवरऑल क्या समझ रहे हैं कि जब हम फिनिश गुड्स हो या डब्ल्यूआईपी उनको वैल्यू करते हैं, तो प्रिंसिपल चलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी क्या होता है वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। आज हमने कॉस्ट निकालना जो है सीखना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला केस है परचेज करके लाते हो तो कॉस्ट कैसे निकलती है। हर टॉपिक के हम ऐसे एग्जांपल लेके चलेंगे। अभी मैं आपको बुक के क्वेश्चन तो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करवाया, पहले हम टॉपिक को समझ रहे हैं। हर कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करके चलेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद पहले परचेज वाला केस करके उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर उसके क्वेश्चंस। अभी तक कोई भी डाउट? आज जो फर्स्ट डे आए हैं उनको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कौन कौन थे फर्स्ट डे, कौन कौन आए, समझ में आ गया? चलो चलो आज के लिए इतना ही। अभी 2 मिनट बैठ जाओ, जाना नहीं है।